नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 4 हम कर रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण और कर लिया है। उसके बाद हमने उसको जो है क्रमशः भारतेंदु और हिंदी नवजागरण तक छोड़ा है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हमारा भाग 3 है आज का। तो शुरुआत करते हैं। तो आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं, जो कि लगभग 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का है, जो कि एक प्रकार का गद्य काल भी है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में दो भाषाएं थी प्रचलन में। एक तो थी ब्रज भाषा और दूसरी थी खड़ी बोली। तो 19वीं सदी के दौरान खड़ी बोली जो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची। बहुत से कारक ऐसे रहे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास के लिए आंदोलन का रूप ले लिया। तो 19वीं सदी के दौरान खड़ी बोली के विकास के लिए जो जो भी कारक रहे हैं, उसने खड़ी बोली को जो है बहुत ज़्यादा विकास तक पहुंचा दिया और बहुत सारे जो है लोगों ने इसमें जो है सहायता करी है। इसी को हम एक प्रकार से बोलते हैं खड़ी बोली आंदोलन। 19वीं सदी के दौरान ये हुआ है आधुनिक युग में। तो अगर हम देखते हैं नवजागरण की बात हम करते हैं, नवजागरण हम पढ़ते आए हैं। अभी तक हमने भारतीय नवजागरण और हिंदी नवजागरण दोनों ही पढ़ लिए हैं। तो 19वीं सदी के दौरान जो है खड़ी बोली जो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाती है और बहुत से कारक जो रहे हैं ऐसे जिन्होंने इसको सहायता करी है और आंदोलन का रूप लिया है। तो नवजागरण के साथ साथ जो है खड़ी बोली जो है हिंदी के विकास में 4 पक्षों का महत्वपूर्ण योगदान था। जिन 4 कह सकते हैं हम कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से खड़ी बोली जो है बहुत विकसित रूप में हो गई थी अपनी। ये 4 कारण कौन से हैं, यही हमें पढ़ने हैं। यही हमारे खड़ी बोली आंदोलन के लिए कारक हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है ईसाई मिशनरियों का योगदान, दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान, तीसरा है धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान और चौथा है भारतेंदु युग का योगदान। अब ये भारतेंदु युग का योगदान जो है वो भारतेंदु और हिंदी नवजागरण विषय में से ही निकला हुआ है। तो एक प्रकार से वो वाला विषय इसमें भी कवर होता है हमारा। तो यही इन चारों पॉइंट्स को हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। साथ साथ दूसरे नंबर पे जो हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज दिया हुआ है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे और फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन कौन जुड़े हुए थे उनके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। धार्मिक पुनर्जागरण वाली संस्थाओं के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा था। भारतीय नवजागरण की क्लास में जो ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, रामकृष्ण मिशन है, तो ये जो है सब तीसरे पॉइंट में आएंगे। और फिर भारतेंदु जी के बारे में, इन्होंने क्या योगदान दिया है खड़ी बोली के विकास में, अर्थात नवजागरण में भी भारतेंदु जी का क्या योगदान है। तो शुरुआत करते हैं इन चारों पॉइंट से। पहला पॉइंट हम लेते हैं, हमारा है ईसाई मिशनरियों का योगदान। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके साथ ही ईसाई मिशनरियों का भी आगमन हुआ, जिनका उद्देश्य क्या था, धर्म प्रचार करना व हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना था। तो उनका मेन मोटिव जो था वो यही था कि किस प्रकार से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाए ताकि वे ईसाई बन सके। और भारतीय जनता से संपर्क करना वो अपनी अंग्रेजी भाषा में करते थे, तो भारतीय को तो समझ आता ही नहीं था क्योंकि सब हिंदी बोलने वाले लोग थे यहाँ पे अधिकतर। तो उन्होंने भारतीय जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए, इसके लिए मिशनरियों के पास हिंदी ही एकमात्र साधन था। अतः अनेक विद्यालयों की स्थापना की उन्होंने, धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, हिंदी के व्याकरण ग्रंथों का निर्माण किया, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों की उपलब्धता कराई उन्होंने। आदि कार्य जो है ईसाई मिशनरियों द्वारा किए हैं। तो उन्हें बहुत सारे ऐसे सकारात्मक कार्य करने पड़े मजबूरी में, जिससे जो है वो भारतीयों के साथ जो है संपर्क स्थापित कर सके। जब वो हिंदी भाषा में बात कर पाएंगे तभी तो, जब भारतीय जनता के करीब जा पाएंगे तभी तो उनका धर्म परिवर्तन करा पाएंगे। इसके लिए इन्होंने जो है बहुत सारे ये वाले सारे कार्य किए हैं। बहुत सारे स्कूल खोल दिए, बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसमें बाइबल का अनुवाद सबसे ज़्यादा है उन्होंने करा है मिशनरियों ने। हिंदी के व्याकरण ग्रंथों का निर्माण कर दिया, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध कराई लोगों को। ये सारे काम जो है ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए, जिसमें से अगर हम देखें तो उनके दाऊद के गीत 1836 में, अंजिल की तफसीर, मत परीक्षा, धर्म तुला, गंगा का वृतांत आदि पुस्तकों का जो है वो प्रकाशन हुआ है। ऐसे कोई ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में आ सकते हो, लेकिन ये उस समय की जो है जब मिशनरियों ने जो जो पुस्तकें जो है प्रकाशित करवाई हैं, ये उनके नाम हैं। तो इन पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन से में जो है J.T. थॉमसन, जॉन गियोर, E. ग्रिप्स, विलियम कोरे के नाम जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जो इन पुस्तकों से जुड़े हुए थे।
फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की भाषा में अनघड़ता थी, विराम चिन्हों की अव्यवस्था थी, यानी कि ढंग से विराम चिन्ह नहीं लगे होते थे, क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया था इन पुस्तकों का। और पुरानी गद्य शैली के प्रयोग के बावजूद उनके उद्देश्यों से खड़ी बोली हिंदी को काफ़ी सजने संवरने का मौका मिला। मतलब कि उन्होंने इन पुस्तकों का अनुवाद जो है खड़ी बोली में तो करा था, लेकिन उस खड़ी बोली में भी जो है बहुत सारी कमियां पाई गई थी, विराम चिन्ह ढंग से नहीं लगे होते थे, पुरानी गद्य शैली थी। तो इस प्रकार के उनके जो है वाक्य भी हमें देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा का एक उदाहरण देखिए, तब यह कहकर मोहन वर्जने लगा कि तुम्हारे हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है। तो एक बाइबल के अनुवाद का एक अंश है ये। तो इसमें जो है हिंदी बोली जो है वो ढंग से, जो खड़ी बोली है वो ढंग से हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये मिशनरियों का काम था, मिशनरियों की सहायता की वजह से ही यहाँ पे खड़ी बोली का जो है विकास हो पाया है, पहला रीजन ये। दूसरा कारण आता है फोर्ट विलियम कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान। हमारे भारत देश में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई है कलकत्ता में, उसने भी बड़ी सहायता करी है खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली आंदोलन में। और बहुत सी शिक्षण संस्थाएं भी इसके जैसे थी जिनका योगदान रहा है। तो अब हम इसमें सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो तब के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में करी थी। ICS इंडियन सिविल सर्विस होता है ना, उसके अधिकारियों को हिंदी का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में की थी इन्होंने। लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये नया टॉपिक एक तरह से डला हुआ है इसमें, तो इसके बारे में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। और वैसे भी आता है फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, पिछले जो पुराना सिलेबस रहा है उसमें भी ये विषय के ऊपर काफ़ी प्रश्न आते रहे हैं पिछली परीक्षाओं में। फिर पढ़ते हैं हम जॉन बॉर्शविक गिल क्राइस्ट के बारे में। इनको जो है हिंदुस्तानी भाषा का अध्यापक बनाया गया इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में। वह उर्दू, अरबिक व संस्कृत के भी विद्वान थे और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी ग्रामर, द ओरिएंटल लिंग्विस्ट नामक 2 ग्रंथ इन्होंने क्रमशः लिखे हैं 1796 और 98 में। लेकिन जब जो है 1800 ईस्वी में उसका जो है हम कह रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है, तो उससे पहले के इनके ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं, हम लल्लू लाल और सदल मिश्र जी की बात करते हैं। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है इन्होंने भाखा मुंशी पद पर यहाँ पर काम किया है फोर्ट विलियम कॉलेज में। इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पद रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज में। अब इनके बारे में जो है विस्तार से पढ़ते हैं। लल्लू लाल जी का समय काल जो रहा है 1763 से 1835। अब देखिए कई पुस्तकों में जो है मैंने ये इनके जो है जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बहुत सारे सन दिए हुए हैं किताबों के बारे में, कई पुस्तकों में जो है अलग अलग दिए हुए, तो थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है किसी ना किसी वर्ष में। 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, FWC फोर्ट विलियम कॉलेज है में भाखा मुंशी पद पर नियुक्त हुए लल्लू लाल जी। इनके 2 सहायक रहे हैं, काजम अली जवां और मजहर अली विला। तो इनके 2 असिस्टेंट थे, सहायक रहे हैं इसमें कॉलेज में। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो खड़ी बोली की थी वो थी सिंहासन 32 1801, बैताल 25 1801, शकुंतला नाटक 1810, प्रेम सागर 1810, सभा विलास 1815, माधोनल 1801, ब्रजभाषा व्याकरण 1811 और लताय की हिंदी 1810। तो ये जो है इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं खड़ी बोली में। फिर देखते हैं इन्होंने संस्कृत प्रेस की जो स्थापना की है कलकत्ता में की और फिर आगरा में की है। लल्लू लाल जो है वो उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे और लल्लू लाल ने जो है बजुआन ई रेख्ता शब्द का प्रयोग जो है लताइफे हिंदी के लिए किया था। तो ये बहुत सारे तथ्य इनसे संबंधित हैं। इनका जो ब्रजभाषा व्याकरण जो इनका था रचना, वो इनकी मौलिक रचना है, बाकी तो इनके अनुदित रचनाएं थी। इनकी जो रचना है राजनीति 1802 में, वे हितोपदेश की कहानियों से संबंधित ब्रजभाषा में अनुदित रचना रही है। माधव विलास जो है ब्रजभाषा में रचित इनका चंपू काव्य रहा है। लाल चंद्रिका जो है बिहारी सतसई की इनकी टीका रही है। तो ये इनके जो है जो साहित्य है इनका लल्लू लाल जी का, वो उसके बारे में सारी बातें हो गई। फिर आते हैं सदल मिश्र जी जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर एक भाखा पंडित रहे हैं लल्लू लाल जी की तरह से। तो रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली भी कहते हैं 1803, रामचरित्र है 1850 ईस्वी, अध्यात्म रामायण पर आधारित है ये, और हिंदी पर्शियन वोकेबलरी जो है 1809 ईस्वी। तो ये रचनाएं जो है सदल मिश्र जी की हैं, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है भाखा पंडित, भाखा जो है भाषा के लिए शब्द प्रयोग होता है, तो एक भाखा पंडित रहे हैं ये। फिर स्वतंत्र रूप से अब सदल मिश्र जी और लल्लू लाल, तो ये दोनों जो है
जुड़े हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज से। अब दो और ऐसे थे साहित्यकार जो कि स्वतंत्र रूप से हिंदी गद्य लेखन करते थे, परंतु फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध नहीं था। तो ये दो कौन से थे? मुंशी सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां। तो मुंशी सदासुख लाल के बारे में पहले पढ़ते हैं। इनका नाम था सदासुख लाल नियाज, 1746-1824 ईस्वी। ये दिल्ली निवासी थे सदासुख लाल जी, और हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में से एक थे। फारसी में इनका उपनाम जो था वो निसार था, और इनका वास्तविक नाम जो था सदासुख राय था। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं मुंतक बुतवारीख, इनकी बड़ी फेमस रचना है 1818 ईस्वी में। इसमें इन्होंने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। फिर सुख सागर एक रचना है, ये विष्णु पुराण के कुछ उपदेशात्मक एवं नैतिक प्रसंग के आधार पर रचित रचना है सुख सागर। तो दो रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, मुंतक बुतवारीख और सुख सागर। फिर फारसी बहुल उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख इन्होंने एक कथन कहा था कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। तो इस प्रकार से ये इनका बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है, जो कि पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये सदा सुखलाल जी की जो है ये पंक्ति रही है इनकी। सदा सुखलाल नियाज जिनका पूरा नाम है। फिर आते हैं दूसरे इंशा अल्लाह खां। इन्होंने भी स्वतंत्र रूप से लेखन किया है। इनका भी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं था। खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में से एक इंशा अल्लाह खां जो है उर्दू फारसी के बड़े शायर थे। रानी केतकी की कहानी या उदय भानचरित नाम भी कहते हैं, हिंदी खड़ी बोली की इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसके बारे में पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। इसे हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा भी कहा गया है, रानी केतकी की कहानी को। इस कहानी से सर्वप्रथम जो है लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ भी हुआ है। इंशा अल्लाह खां कहते हैं कि इसमें मतलब इस रचना में, रानी केतकी की कहानी में, इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं है। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना रची गई थी। और रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि इंशा अल्लाह खां को एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, जब जाके मेरे जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में ना हो, हिंदीपन भी ना निकले और भाकापन भी ना हो, यानी कि हिंदी भाषा भी ना उससे जो है दूर जाए और उसमें भाकापन भी ना आए, यानी कि संस्कृत के शब्द ना आए इसमें। तो इंशा अल्लाह खां ने जो है इस प्रकार से, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में ये पंक्ति बोली है। फिर हास्य प्रधान शैली की रचना जो है इनकी रानी केतकी की कहानी, उसकी भाषा जो है सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली है, चलती और मुहावरेदार है। तो इनके जो है शैली के बड़े बारे में प्रसिद्ध है कि रानी केतकी की कहानी जो है बड़ी अच्छी तरह की शैली थी इसकी। जो मैंने सारे शब्द जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, चटकीली, मटकीली, अलंकृत, इस प्रकार की जो है इसकी शैली रही है इसकी रानी केतकी की कहानी में। इंशा अल्लाह खां ने जो है अपनी भाषा को निम्न से मुक्त रखने की बातें कही थी। पहले वो कहते थे बाहर की बोली जो है अरबी, फारसी, तुर्की, उन शब्दों से मुझे दूर रहना है। दूसरा, गवारी भाषा जो कि जो ब्रज भाषा और अवधी को कहते थे, उन गवारी भाषाओं से दूर रहना है। साथ में भाकापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल नहीं होना चाहिए हिंदी भाषा में। तो इन भाषाओं से मुक्त रखने को अपने को कहते थे इंशा अल्लाह खां जी। खड़ी बोली हिंदी गद्य के, अब हमने ये पढ़ लिए हैं चारों, जो भी हमने पढ़े हैं चारों, मुंशी सदासुख लाल पढ़े हमने, इंशा अल्लाह खां पढ़े हमने, साथ में हमने सदल मिश्र जी पढ़े और लल्लू लाल जी पढ़े। तो इन चारों को अगर हम एक टैबुलर फॉर्म में देखते हैं तो खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में भारत हिंदू से पूर्व, ये भारत हिंदू से पहले का युग है, यानी कि हम इसको 1857 की क्रांति के पहले का युग है जिसमें ये खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हुआ है। हिंदी के 4 गद्य लेखकों का योगदान जो है श्लाघनीय है। कौन कौन से हैं? 2 तो ये हैं लल्लू लाल और सदल मिश्र, जिनका फोर्ट विलियम कॉलेज में ये कार्यरत थे, भाका पंडित थे दोनों जने। उसके बाद आते हैं सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां जो है, ये दोनों ने स्वतंत्र रूप से गद्य रचनाएं की हैं और इनका फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई भी संबंध नहीं था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था, ये प्रश्न आता है पेपर में, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र, और इन दोनों का संबंध जो है वो नहीं था। तो ये आपको बात जो है इसमें याद रखनी है। फिर आते हैं अब इनके अलावा, फोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा जो बाकी जो भी शैक्षणिक संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थान थे, उनका क्या योगदान रहा है, तो उसमें थोड़े बहुत तथ्य ही हैं। आगरा कॉलेज है 1823, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1817, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 ने भी हिंदी के अच्छे पाठ्यक्रम शुरू किए, जिससे हिंदी भाषा के विकास को प्रश्रय मिला।
कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी जो है ये 1817 में, इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी विभाग जो है, जिसे बाद में हिंदी विभाग भी कहा गया, उसे स्थापित किया गया। 1817 से 1832 तक इस सोसाइटी ने 60 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें दर्जन भर पुस्तकें हिंदी की थी। तो हिंदी के लिए यानी खड़ी बोली के लिए इन सब संस्थाओं ने भी कार्य किया था, तो इनका भी खड़ी बोली आंदोलन में काफ़ी योगदान है। अब तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, अभी हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं। पहला पॉइंट था हमारा ईसाई मिशनरियों का योगदान, दूसरा था फोर्ट विलियम कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान। तो धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाएं जो थी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने भी खड़ी बोली के विकास में अपने तरीके से योगदान दिया। राजा राममोहन राय का भी बड़ा विशेष योगदान था हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। इन्होंने उद्दंत मारतंड, वेदांत सूत्र तथा पैम्फलेट जो है हिंदी में प्रकाशित कराए, और ये हिंदी के बड़े जबरदस्त समर्थक रहे हैं राजा राममोहन राय जी। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में, इन्होंने वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा पर जबरदस्त प्रहार किया, जिससे तत्कालीन संगठन बौखला गए और आर्य समाज के साथ अन्य संप्रदायों की धूम मच गई। इसका माध्यम बनी हिंदी। हिंदी भाषा के माध्यम से ही जो है दयानंद सरस्वती ने ये कार्य किया। फलतः खड़ी बोली गद्य को नए रूपों में सजने संवरने का मौका भी मिला। तो दयानंद सरस्वती ने भी काम किया है हिंदी भाषा में काफ़ी। फिर अंग्रेजी महिला जो है एनी बेसेंट, जब इन्होंने जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा रही हैं, ये भी जब भारत आती थी तो यह प्रायः भाषण भी हिंदी में ही देती थी। तो इस प्रकार से खड़ी बोली आंदोलन में इनका भी योगदान था। नवीन चंद्र राय, केशव चंद्र सेन, श्रद्धाराम फिलोरी जो है, इन्होंने भी खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में सराहनीय भूमिका अदा की है। श्रद्धाराम फिलोरी जो है, इनका जो एक उपन्यास है भाग्यवती नाम से, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, जो कि एक सामाजिक उपन्यास है। तो ये भाग्यवती इनका उपन्यास जो है बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ, उस टाइम में सामाजिक उपन्यास रहा है। फिर प्रसिद्ध आरती जो है होम जय जगदीश हरे जो है, इसके रचनाकार भी श्रद्धाराम फिलोरी हैं। तो कुछ तथ्य जो होते हैं जो हमें सतत पढ़ लेने चाहिए, तो वो भी याद हो जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है ये। नवीन चंद्र राय जी की बात करते हैं, तो नवीन चंद्र राय ने हिंदी को उर्दू की छाया से दूर रखने की बात करी है। इनका मत था कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त और किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। तो नवीन चंद्र राय जो थे, हम कह सकते हैं ये उर्दू के एक प्रकार के दुश्मन थे, या उसके खिलाफ रहते थे, हमेशा उर्दू भाषा से दूर रहने की बात करते थे कि सिर्फ एक आशिकी ऐसा विषय है, रोमांस एक ऐसा विषय है जिसमें जो है हम उर्दू भाषा में रचना कर सकते हैं, और किसी गंभीर विषय की बात करनी हो तो उर्दू भाषा में हम रचना नहीं कर सकते, ऐसा नवीन चंद्र राय जी ने कहा था। तो ये कुछ स्पेशल बात थी इनके बारे में जो मैंने सोचा सब बता देनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारा 3 पॉइंट अब हमारे हो गए हैं, फिर रिपीट करते हैं। पहला था ईसाई मिशनरियों का योगदान, दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान, तीसरा धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है भारतेंदु युग का योगदान, जो कि हमारा भारतेंदु और हिंदी नवजागरण के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि खड़ी बोली आंदोलन जो है वो भारतेंदु युग से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो 1800 ईस्वी में हो रही है, और भारतेंदु युग जो है हमारा बाद में आता है। तो खड़ी बोली का आंदोलन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ साथ ही प्रारंभ हो जाता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले से ही बल्कि जो है खड़ी बोली का जो है विकास शुरू हो चुका था। उसके भी बहुत पुराने एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो लगभग फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ साथ जो है खड़ी बोली का विकास जो है वो चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। तो लास्ट पॉइंट हमारा आता है भारतेंदु युग का योगदान। खड़ी बोली हिंदी गद्य को एक नई दिशा प्रदान करने में भारतेंदु व भारतेंदु मंडल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु की पत्रिकाओं की बात करें जाए तो कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, हरीशचंद्र चंद्रिका, जो कि हरीशचंद्र मैगजीन का ही कहते हैं, बाद में नाम बदल गया था, और उसके माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है इन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से। हरीशचंद्र पत्रिका का प्रकाशन जो है हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक दिशा परिवर्तन था, जिसमें इन्होंने जो बोला है कि हिंदी जो है नई चाल में ढली। 1874 में भारतेंदु जी ने ये लाइन बोली थी, हिंदी नई चाल में ढली। तो ये भी पंक्ति पूछ लेते हैं कई बार कि ये पंक्ति किसके द्वारा बोली गई है, तो भारतेंदु जी ने बोली है। 1868 ईस्वी में भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक का बंगला से हिंदी में अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं इसके बारे में कि भारतेंदु ने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडोल रूप का आभास दिया। इस नाटक के बारे में ये पंक्ति बोली है आचार्य शुक्ल जी ने। फिर भारतेंदु जी ने एक पंक्ति और बोली, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के को मूल। इस प्रकार से भारतेंदु जी की भी ये प्रसिद्ध बहुत कथन है ये, और इनका गद्य जो था वो काफ़ी सशक्त और प्रौढ़ था। तो ये सारा योगदान जो है भारतेंदु जी का हमें देखने को मिलता है खड़ी बोली आंदोलन में।
अब भारतेंदु युग की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले भी कुछ ऐसे साहित्यकार रहे हैं भारतेंदु पूर्व, जिन्होंने खड़ी बोली आंदोलन में कार्य किया है। वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, परंतु उनका कार्य जो रहा है खड़ी बोली के विकास में बहुत ज़्यादा रहा है। उनमें जो पहले आते हैं वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये चलती ठेठ हिंदी के प्रबल समर्थक थे, जिसमें सर्वसाधारण में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो, यानी कि हिंदी प्रयोग करेंगे ठेठ हिंदी जिसमें अरबी फारसी शब्द भी हों, ऐसी हिंदी के प्रयोक्ता थे ये। और इनकी रचना जो है वामा मनोरंजन 1856 की भाषा इनकी ऐसी ही हमें नजर आती है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो भारतेंदु के गुरु थे। इनके उर्दू झुकाव का जो है भारतेंदु ने विरोध किया था। भारतेंदु के जो गुरु थे वो खुद ही जो है इसके जो है उर्दू की तरफ झुके हुए थे, अरबी फारसी शब्दों की तरफ झुके हुए थे, तो इसका विरोध जो है उनके शिष्य भारतेंदु जी ने किया था। अब इनके जो है राजा शिव प्रसाद जी की अगर हम रचनाएं देखें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मानव धर्म सार है इनकी रचना, भूगोल हस्तामलक इनकी रचना है, जिसको रामविलास शर्मा ने इसकी भाषा के बारे में कहा है कि इसमें जो बोलचाल जो भाषा है वो बोलचाल की हिंदी है इस भूगोल हस्तामलक में। फिर इनकी और रचनाएं हैं जो आलसियों का कोड़ा, आलसियों का कीड़ा है, कीड़ा ही है ये शायद, आलसियों का कोड़ा है शायद ये, राजा भोज का सपना और इतिहास तिमिर नाशक, ये इनकी रचनाएं रही हैं। तो ये जो रचना है इनकी आलसियों का कोड़ा ही है यहाँ पे। फिर वीर सिंह का वृत्तांत है, गीत गोविंदा दर्श है, कबीर टीका है, सिखों का उदय और अस्त है, उपनिषद सार, बैताल पच्चीसी, विद्यांकुर, वर्णमाला और सेंट फोर्ट और मार्टन की कहानी। तो ये सारी रचनाएं जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रही हैं इनकी रचनाएं, जिसने कि जो खड़ी बोली के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। फिर आते हैं दूसरे लक्ष्मण सिंह जी की तरफ आते हैं। इन्होंने कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश, इनका हिंदी अनुवाद किया था और कहा था कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू जो है दो बोली न्यारी न्यारी हैं। तो ये दोनों भाषाओं को अलग रखने की बात करते थे लक्ष्मण सिंह जी, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो उर्दू भाषा को भी हिंदी में लेकर चलते थे और उसके जो है समर्थक थे। तभी उनका भारतेंदु ने जो है वो जो है खिलाफत करी थी, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर तीसरे आते हैं देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता से नाम याद आ जाता है इनका, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति व चंद्रकांता रचनाएं इनकी, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कथा साहित्य में श्रीला का पुरुष कहे जाते हैं ये देवकी नंदन खत्री। रश्मि वाले जो इन्होंने रचनाएं रची हैं देवकी नंदन खत्री ने, इनका भी योगदान रहा है खड़ी बोली के विकास में। तो ये भारतेंदु पूर्व के जो साहित्यकार रहे हैं, इनका विकास जो योगदान है वो खड़ी बोली आंदोलन में ही रहा है। फिर साहित्यिक संस्थाओं का योगदान हमारा आता है, एक पॉइंट जो हो इसी के अंदर हमारा जुड़ा हुआ है कि कौन कौन सी साहित्यिक संस्थाएं थी जिन्होंने योगदान दिया है खड़ी बोली आंदोलन में। या आप कह सकते हैं तो भारतेंदु युग में ही हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी, इस सभा में जो है 1899 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की गई। और फिर इस सभा के 3 वर्षों के अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि 1900 में अदालत में हिंदी को स्थान मिला। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा का बहुत बड़ा योगदान है खड़ी बोली आंदोलन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आधुनिक युग की जो कि 1800 से 1900 ईस्वी तक है लगभग। तो इसमें जो है इनका योगदान रहा है काशी नागरी प्रचारणी सभा का, जो कि भारतेंदु युग के अंदर ही हमने इसको सम्मिलित कर लिया है। तो ये 4 पॉइंट जो है हमारे यहाँ पे इस प्रकार से हो जाते हैं यहाँ पे। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं किस प्रकार से खड़ी बोली आंदोलन में जो है विकास हुआ है खड़ी बोली का। पहला पॉइंट था हमारा ईसाई मिशनरियों का योगदान, दूसरा था फोर्ट विलियम कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान, तीसरा धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान और चौथा भारतेंदु युग का योगदान। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का प्रत्यय होता है खड़ी बोली आंदोलन व फोर्ट विलियम कॉलेज वो यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हमारा प्रत्यय रहेगा पढ़ने के लिए वो भारतेंदु और हिंदी नवजागरण रहेगा। साथ ही साथ हम महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण भी उसी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों जो है आपस में आगे पीछे ही है। पहले भारतेंदु जी आए हैं, उनका मंडल आया है जिन्होंने हिंदी नवजागरण में सहायता करी है, खड़ी बोली आंदोलन में सहायता करी है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, उनका मंडल आता है जिसमें उन्होंने हिंदी नवजागरण में सहायता करी है और साथ साथ खड़ी बोली के विकास में भी सहायता करी है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस है। उसके बाद हमारे दर्शन शुरू हो जाते हैं, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। फिर वाद आ जाएंगे हमारे, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद। फिर हमारे विमर्श आ जाएंगे, अस्मिता मूलक विमर्श जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी व अल्पसंख्यक विमर्श है। तो इस प्रकार से इकाई 4 जो है पूरा जो है आपस में जुड़ा हुआ ही है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स आप लोग करते हैं बहुत अच्छी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस चीज़ को समझते हैं कि मैं मेहनत करती हूँ काफ़ी, और जब आप ये चीज़ मुझे बोलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आप हमारा चैनल जो है शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।